हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। तो मॉडर्न नेपाल के फाउंडर राजा पृथ्वी नारायण शाह ने इंडिया और चाइना की तुलना दो चट्टानों से करते हुए कहा था कि नेपाल इन दो चट्टानों के बीच एक शकरकंद की तरह है। इंडिया और चाइना जैसे दो दिग्गज देशों के बीच स्थित नेपाल बफर यानी शील्ड की तरह हिमालयन रेंजेस के सदर्न स्लोप्स पर लोकेटेड है। करीबी पड़ोसी के रूप में भारत और नेपाल में तो कई चीजें समान हैं, जिनमें हिंदू धर्म एक समय पर सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हुआ करता था। अक्सर लोग नेपाल को भारत का हमजोली भी समझते हैं। सभ्यता और संस्कृति तो एक समान है ही। इसके साथ साथ नेपाली और हिंदी भाषा दोनों ही देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती हैं। इतना ही नहीं, नेपाल के मादेश रीजन और इंडिया के यूपी और बिहार में रहने वाले निवासियों में बोली और कल्चर की सिमिलैरिटीज भी पाई जाती हैं। ओपन बॉर्डर सिस्टम के कारण दोनों देश के नागरिक बिना किसी पासपोर्ट या वीजा के आ जा सकते हैं। इनफैक्ट क्रॉस बॉर्डर मैरिजेस के चलते दोनों देश के रिश्ते को रोटी बेटी का रिश्ता भी कहा जाता है। वहीं चाइना और नेपाल में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार मंक्स और स्कॉलर्स के विजिट्स के कारण एक पुराना संबंध देखा जा सकता है। नेपाल ने वैसे तो हमेशा इंडिया और चाइना के साथ एक जैसे रिलेशंस बनाए रखने का क्लेम किया है, लेकिन गौर से देखा जाए तो पिक्चर कुछ और नजर आती है। आज इस मुद्दे पे एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले कुछ सालों से जहां एक तरफ इंडिया और नेपाल के रिलेशन कमजोर होते गए हैं, वहीं नेपाल और चाइना के रिलेशंस काफी स्ट्रांग होते नजर आ रहे हैं। नेपाल में धीरे धीरे चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, चाहे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में इंटरफेरेंस हो या कल्चर में। चाइना की तरफ नेपाल का झुकाव आसानी से देखा जा सकता है। आखिर नेपाल में चाइना का गेम प्लान क्या हो सकता है? क्या श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह चाइना इसे भी अपने डेड ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसाना चाहता है, या नेपाल की मदद से चाइना भारत के खिलाफ कोई साजिश रचना चाहता है? दोस्तों, आज इस वीडियो का मकसद इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढना है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस से नेपाल को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन के अंडर भी इंपॉर्टेंस रखता है, और इसी वजह से यूपीएससी मेंस में इस टॉपिक से जुड़े हुए कई सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन इसके बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। फिलहाल बिना किसी देरी के अपने डिस्कशन को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण नेपाल दशकों से इंडिया और चाइना के ग्रेट पावर कंपटीशन का एक प्लेग्राउंड माना जाता रहा है। कहा जाता है कि नेपाल और चाइना के बीच सदियों पुराने और गहरे संबंध हैं, जो अक्सर फ्रेंडली और कॉर्डियल ही रहे हैं। दोनों देश 1414 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। दोनों देशों के बीच हिस्टोरिकल और मल्टी फेसेटेड बायलैटरल रिलेशंस, बुद्ध भद्रा जैसे नेपाली मंक और जिन डायनेस्टी के मंक फाशियान और तांग डायनेस्टी के मंक शुआनजांग जैसे चाइनीज मंक्स की अर्ली विजिट से इवॉल्व होता हुआ देखा जा सकता है। रिकॉर्ड्स ये भी बताते हैं कि दोनों देशों ने 1 अगस्त 1955 को अपने रिलेशंस को फॉर्मलाइज करते हुए डिप्लोमेटिक रिलेशंस की स्थापना की थी। नेपाल की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट यहाँ तक शो करती है कि नेपाल वन चाइना पॉलिसी में फर्मली कमिटेड है और चाइना के खिलाफ किसी भी शत्रुतापूर्ण गतिविधि के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा। चाइना के लिए नेपाल की इंपॉर्टेंस इस बात से लगाई जा सकती है कि वह चाइना के 5 फिंगर स्ट्रेटजी का एक अहम हिस्सा माना जाता है। दरअसल माओ जेडोंग एक तरफ तिब्बत को चाइना के राइट हैंड का पाम कंसीडर करते हैं, और वहीं लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और NEFA यानी अरुणाचल प्रदेश को उसकी 5 उंगलियां समझते हैं। इसलिए चाइना इन रीजन्स को लिबरेट करना अपनी जिम्मेदारी समझता है। तिब्बत एनेक्सेशन के खिलाफ ग्लोबल आउटक्राई के कारण माओ ने टेम्परेली इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया था। अब शी जिनपिंग माओ के सपने को पूरा करना चाहते हैं और इन राज्यों को फ्री करना चाइना का सबसे बड़ा ड्रीम भी मानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, और दूसरी तरफ नेपाल और भूटान सोवर्ण नेशंस में गिने जाते हैं। इस विजन को पूरा करने के लिए आज जियोपॉलिटिकली और जियो स्ट्रेटजिकली नेपाल में चाइना की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती हुई देखी जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज चाइना नेपाल के कई प्रोजेक्ट्स में शामिल है। 2019 में नेपाल और चाइना ने अपनी 2016 की ट्रांजिट रिपोर्ट ट्रीटी को लागू करने के लिए एक प्रोटोकॉल साइन किया था, जिससे नेपाल को तियानजिन, शेंजन, लियान्युनगांग और झांजियांग में चाइनीज सी पोर्ट्स का एक्सेस मिला। वहीं लांजो, लहासा और सिगाटसे के 3 लैंड पोर्ट्स द्वारा नेपाल चाइना में अपने प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट कर रहा था। इतना ही नहीं,
चाइना लाखों रुपए नेपाल की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हुए नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत कई नई सड़कें बना रहा है। पेट्रोलियम और दूसरे एसेंशियल प्रोडक्ट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए नेपाल और चाइनीज सिटीज और पोर्ट्स रोडवेज और रेलवेज के माध्यम से कनेक्ट किए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर रिसोर्सेज, स्पोर्ट्स और इसी तरह के क्षेत्रों में फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करके चाइना नेपाल के डेवलपमेंट एफर्ट्स में अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। नेपाल में चाइनीज एफडीआई भी इंक्रीज होती हुई ऑब्जर्व की गई है। 2019 में नेपाल की न्यू एफडीआईज में जहां इंडिया का 30% शेयर था, वहीं चाइना का लगभग 40% था। बल्कि नेपाल ने इंडियन फर्म से ज्यादा चाइनीज फर्म्स को एफडीआई के लिए अप्रूवल दिए हैं, जिसके कारण 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में नेपाल की 90% एफडीआई चाइना से आई थी। नेपाल 2017 में चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी शामिल हो गया था। तब से नेपाल और चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के एक इम्पॉर्टेंट पीरियड में शामिल होते हुए नजर आए हैं। नेपाल में फ्लैगशिप बीआरआई प्रोजेक्ट ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क THMCN चाइना के तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन को नेपाल की राजधानी काठमांडू से कनेक्ट करेगा, जहां पे चाइना नेपाल फ्रेंडशिप इंडस्ट्रियल पार्क के साथ जोड़ने वाला क्रॉस बॉर्डर केरन काठमांडू रेलवे भी इसमें शामिल है। आशंका जताई जा रही है कि क्रॉस बॉर्डर रेलवे के माध्यम से चाइना इंडिया के यूपी और बिहार के मार्केट्स को भी अपने प्रोडक्ट्स के लिए टैप करने की कोशिश कर सकता है। चाइना नेपाल फ्रेंडशिप इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर स्मॉल, मीडियम और लार्ज फैक्ट्री स्थापित किए जाएंगे। साथ ही कमर्शियल रियल इस्टेट डेवलपमेंट, साइंस, एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज भी पार्क में डेवलप होंगे। इसके अलावा अपने बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत चाइना ने तिब्बत में स्थित ल्हासा के काठमांडू तक के ट्रेन प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट कर दिया है। माना जा रहा है कि ल्हासा टू काठमांडू ट्रेन प्रोजेक्ट 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद इस रेलवे को लुम्बिनी तक एक्सटेंड किया जा सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि लुम्बिनी लॉर्ड बुद्धा का जन्म स्थान होने के साथ साथ इंडिया बॉर्डर के करीब भी है। इस कारण अगर इस प्रोजेक्ट को लुम्बिनी तक एक्सटेंड किया गया तो हमारे बॉर्डर्स की वल्नरेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। चाइना नेपाल के पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व हो रहा है। 2018 में नेपाल की दो मुख्य कम्युनिस्ट पार्टीज, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और कम्युनिटी पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर ने एक इलेक्टोरल अलायंस बनाया था, जिससे उन्हें पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी के साथ बहुमत प्राप्त हुई। इस बहुमत से एक्साइटेड और नेशनलिज्म और एंटी इंडिया लहर पर सवार होकर CPN UML के अध्यक्ष KP शर्मा ओली ने दशकों में पहली बार नेपाल में सबसे मजबूत सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि NCP का निर्माण किया। ओली के अंडर चाइनीज और नेपालीज कम्युनिस्ट पार्टीज के बीच रिलेशंस काफी ग्रो हुए। बल्कि जब चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अक्टूबर 2019 में नेपाल दौरे पे गए थे तो नेपाल की रूलिंग पार्टी NCP ने शी जिनपिंग की फिलॉसफी की कॉपीज अपने मेंबर्स तक को डिस्ट्रीब्यूट की थी। भारत के पारंपरिक प्रभाव यानी कि ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस का मुकाबला करने के लिए चाइना नेपाल के साथ सांस्कृतिक और कल्चरल रिलेशंस भी स्टैब्लिश करने के प्रयास कर रहा है। लैंग्वेज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए चाइना ने नेपाली स्कूल्स में मैंडेरियन लैंग्वेज के शिक्षण को भी बढ़ावा दिया है। चाइना हर साल चाइना में पढ़ने वाले कुल 100 नेपाली स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स प्रदान करता है। इसके अलावा 2016 और 2021 के बीच चाइना ने 200 टूरिज्म एंटरप्रेन्योर्स को चाइनीज लैंग्वेज में ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की थी। चाइना और नेपाल कल्चरल फेस्टिवल्स, पब्लिक लाइफ के विभिन्न क्षेत्रों से बिलोंग करने वाले लोगों की फ्रेंडली विजिट्स, एग्जीबिशन, कल्चरल एंड फिल्म शोज, फूड फेस्टिवल आदि माध्यम से पीपल टू पीपल रिलेशंस को बढ़ावा दे रहे हैं। दोनों देशों के शहरों के बीच सिस्टर सिटी रिलेशंस भी बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि नेपाल की चाइना से बढ़ती दोस्ती नेपाल के लिए आने वाले समय में हानिकारक भी साबित हो सकती है। इनफैक्ट कुछ समय से दोनों देशों में तनाव को भी बढ़ता हुआ देखा गया है। कोविड-19 महामारी के बाद पिछले 2 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध काफी हद तक बिगड़ गए हैं। कॉमन बॉर्डर्स का क्लोज हो जाना और चाइना द्वारा अब तक फॉलो किए जा रहे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को इसके प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं, क्योंकि नेपाल चाइना में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, जिससे नेपाल की इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है। इसके अलावा चाइना के साथ ह्यूज ट्रेड डेफिसिट का मुद्दा भी नेपाल के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिस्कल ईयर 2021-22 में नेपाल ने केवल 1 बिलियन रुपीस का एक्सपोर्ट्स चाइना को सेंड किया था। वहीं चाइना से लगभग 233.92 बिलियन रुपीस के एक्सपोर्ट्स नेपाल ने रिसीव किए थे। इसका मतलब ये हुआ कि नेपाल का चाइना के साथ लगभग 232.9 बिलियन रुपीस का
ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। चाइनीज गवर्नमेंट की इच्छा के विरुद्ध 27 फरवरी 2022 को मिलेनियम चैलेंज कोऑपरेशन के तहत नेपाल द्वारा अमेरिकन ग्रांट असिस्टेंस को रेटिफाई करने के बाद नेपाल और चाइना के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। इनफैक्ट चाइना ने संकेत भी दिया है कि वो अपने पड़ोस में एमसीसी को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य चाइना के मुताबिक चाइना को कंटेन करना है। चाइना के डेट ट्रैप इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में फंसने का डर और प्रोजेक्ट्स के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के कारण बीआरआई प्रोजेक्ट्स भी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं किए जा रहे हैं। नेपाल में चाइना की इन्वॉल्वमेंट के बढ़ने से इंडिया भी नेगेटिवली अफेक्टेड हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार चाइना नेपाल के थ्रू इंडिया को इनसर्किल करना चाहता है, जिसके कारण इंडिया के लिए चैलेंजेस और बढ़ जाएंगे। तो भारत ने हमेशा सब कॉन्टिनेंट में अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को रियलाइज करते हुए हर देश से कॉर्डियल और कोऑपरेटिव रिलेशन बनाए रखने की कोशिश की है। हाँ, लेकिन चाइना और पाकिस्तान ऐसे पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने में असमर्थ रहे हैं। नेपाल के साथ हमारा रिश्ता केवल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल लेवल तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल, कल्चरल, मैरिटल और हिस्टोरिकल रिलेशंस भी सदियों से चले आ रहे हैं, जिनका इनकार नेपाल की बदलती सत्ता भी नहीं कर सकती। ऐसे हिस्टोरिकल रिलेशंस को फॉर्मल रिलेशन में बदलने के लिए दोनों देशों ने 17 जून 1947 को डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टैब्लिश किए थे। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, सोवन इक्वलिटी और अंडरस्टैंडिंग के प्रिंसिपल्स के प्रति इंडिया का कमिटमेंट वो आधार है जिस पर इसने अपने पड़ोसी मुल्कों के संबंध को मजबूत बनाए रखा है। किसी भी अन्य देश की तरह भारत की फॉरेन पॉलिसी अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को वाइडन करने, बाकी नेशंस में अपनी भूमिका को एनहेंस करने और अपनी प्रेजेंस को एक इमर्जिंग पावर की तरह बिल्ड करने का लक्ष्य रखती है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी और वैक्सीन डिप्लोमेसी जैसी कई पॉलिसीज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करती हैं। लेकिन चाइना से इन्फ्लुएंस होता हुआ नेपाल इंडिया की फॉरेन रिलेशंस के रेपुटेशन को अंडरमाइन करेगा। जहां ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में नेपाल इंडिया जैसा अच्छा दोस्त खो बैठे। नेपाल के साथ रिश्ते कमजोर होने के कारण इंडिया अपनी एक्सपोर्ट मार्केट भी लूज कर सकता है। नेपाल और भारत ट्रेड और कमर्शियल एक्सचेंजेस में एक लंबी हिस्ट्री शेयर करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत नेपाल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, बल्कि नेपाल अपना लगभग 2/3 कमर्शियल ट्रेड और 1/3 सर्विसेज ट्रेड इंडिया के साथ करता है। वहीं नेपाल की 1/3 एफडीआई भी इंडिया से आती है। इतना ही नहीं, जो नेपालीज इंडिया में काम करते हैं वो भी काफ़ी अधिक मात्रा में अपनी पेमेंट नेपाल में अपनी फैमिली के पास भेजते हैं, जिससे इनडायरेक्टली नेपाल की इकोनॉमी को काफ़ी फायदा पहुंचता है। लेकिन इस ट्रेड रिलेशन में नेपाल का ट्रेड डेफिसिट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और साथ ही चाइनीज एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं, जिसके कारण इंडिया के एक्सपोर्ट में कमी आने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा नेपाल में भी यदि चाइनीज इन्फ्लुएंस नहीं रुका तो इंडिया के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। जहां इंडिया ऑलरेडी 2.5 फ्रंट वॉर के डेंजर से गुजर रहा है, वहीं नेपाल भी हॉस्टाइल रीजन बन गया तो हमें अपनी सेना नेपाल बॉर्डर पे भी तैनात करनी पड़ेगी। इससे ऑलरेडी स्ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्सेस पे सोल्जर्स, आर्म्स और एमिनेशन सप्लाई करने का प्रेशर और बढ़ जाएगा, जिसे एड्रेस करना इंडिया के लिए मुश्किल हो सकता है। बिम्स्टेक, सार्क और BBIN जैसे इंटरनेशनल फोरम्स पे इंडिया और नेपाल ने हमेशा इंपॉर्टेंट इश्यूज पे एक साथ मिलकर काम किया है। लेकिन वन चाइना पॉलिसी फॉलो करने वाले नेपाल से फ्यूचर में इंडिया को शायद पहले जैसा सपोर्ट ना प्राप्त हो। एक्सपर्ट्स ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे जैसे नेपाल चाइना का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, वैसे वैसे इंडिया और नेपाल के बीच दरार और गहरी होती जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना की इंडिया के प्रति हॉस्टिलिटी कहीं न कहीं नेपाल को भी इन्फ्लुएंस कर रही है। ओली सरकार के दौरान भारत के साथ नेपाल के संबंध काफ़ी शार्पली डिटोरेट हुए थे। 2019 में इंडिया ने न्यू पॉलिटिकल मैप लॉन्च किया था, जिसमें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आने वाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी क्षेत्रों को कवर करने वाली भूमि को इंडिया का हिस्सा बताया गया था। इस बात का विरोध करते हुए ओली की सरकार ने भी नेपाल का नया पॉलिटिकल मैप जारी किया, जिसमें इन एरियाज को नेपाल की टेरिटरीज बताया गया। असल में ये जमीन सदियों से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही रही थी, लेकिन नेपाल का दावा है कि 1815 की ट्रीटी ऑफ सगौली के तहत ये जमीन नेपाल को बिलोंग करती है। ट्रीटी ऑफ सगौली गुरखा वॉर के बाद काठमांडू के गुरखा रूलर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच साइन किया गया था। खैर, इंडिया ने इस मैप को रिजेक्ट कर दिया था। इसके अलावा 2020 में इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने जब 80 किलोमीटर दारचुला लिपुलेख पास लिंक रोड का उद्घाटन किया था,
तब भी नेपाल ने काफी नाराजगी व्यक्त की थी। फिलहाल नेपाल के करंट प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा इस इशू को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट का तनाव दोनों देशों पर तलवार की तरह लटक रहा है। इनफैक्ट नेपाल का ये कदम उस समय आया था जब लद्दाख के गलवान में चाइना के साथ हिंसक झड़प के बाद भारत आहत था। इसीलिए ओली सरकार के इरादों पे भारत को संदेह होने लगा कि कहीं ये रिएक्शन चाइना की बातों में आकर तो नहीं दिया गया है। इंडिया अपने आगे मौजूद इन सभी चुनौतियों को समझता है और उन्हें एड्रेस करने के लिए उसने कई कदम भी उठाए हैं। चाइना के इन्फ्लुएंस को बढ़ता दे इंडिया ने अपने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ समंत गोयल, आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे और फॉरेन सेक्रेटरी को अलग अलग टाइम पर बातचीत करने और नेपाल के साथ संबंध सुधारने के लिए नेपाल भेजा था। इसके अलावा इंडिया और नेपाल के कॉमर्स सेक्रेटरीज भी ट्रेड और ट्रैवलिंग इश्यूज पर वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट की थी, जिसमें यह सुझाव दिया गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए दोनों कंट्रीज के बीच क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाने चाहिए। नेपाल की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट ये भी एक्नॉलेज करती है कि इंडिया ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और सॉलिडेरिटी के साथ नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग में उसकी काफ़ी मदद की थी। 2015 में नेपाल के मैसिव अर्थक्वेक्स के बाद इंडिया मदद के लिए आगे आने वाले सबसे पहले देशों में से एक था। इसके अलावा भारत कई इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में भी नेपाल को असिस्ट कर रहा है। हॉस्पिटल्स, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, डेवलपमेंट और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर आदि जैसे कई फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स इंडियन असिस्टेंस के तहत ऑनगोइंग है। इंडिया ने नेपाल के रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लाइंस ऑफ क्रेडिट भी प्लेज किए हैं। नेपाल के साथ साथ इंडिया, मंगोलिया और ताइवान जैसे देशों के साथ भी अपने एंगेजमेंट को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में इंडिया और ताइवान ने इंडिया में एक ताइवानीज फर्म द्वारा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की स्थापना के लिए नेगोशिएशंस शुरू कर दी हैं, जो ओवरऑल बायलैटरल इकोनॉमिक एंगेजमेंट के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके अलावा मंगोलिया की अगर बात करें तो इंडिया ने मंगोलिया के साथ अपने टाइज को अपग्रेड करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को स्टैब्लिश किया है। इंडिया ने मंगोलिया की फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी मंगोल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने का कमिटमेंट भी दिया है। मंगोलियन कंपनीज ने भी इंडियन स्टील इंडस्ट्रीज को कोकिंग कोल सप्लाई करने के लिए भी काफी ईगरनेस। क्या जबरदस्त बात की थी राजा नारायण शाह ने कि नेपाल, इंडिया और चाइना की चट्टानों के दरमियान एक शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटो है, लेकिन हैरानकुन तौर पर इन मीठे आलूओं को, इन स्वीट पोटैटोस को नेपालियों के सिवा कोई भी नहीं खा सका। और नेपाल जनूबी एशिया का सबसे कदीम तरीन आज़ाद मुल्क है, खुद मुख्तार मुल्क है। और बड़ी हैरानगी की बात है कि इस छोटे से मुल्क के ऊपर आज तक कोई भी अपनी नौआबादियात यानी कलोनिज़म कायम नहीं कर सका, इसको अपनी कॉलोनी नहीं बना सका। उसके बरक्स हिंदुस्तान इतना बड़ा और खुशहाल था, लेकिन उसके ऊपर ब्रिटिश आके काबिज हो गए। तो सच में नेपाल की ये हिस्ट्री मुझे बहुत शानदार लगी है। 1768 से नेपाल एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क के तौर पर मौजूद है और ये साउथ एशिया का सबसे पुराना मुल्क है जो इतनी पहले अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर चुका है। अगर नेपाल के साथ चाइना के ताल्लुकात की बात की जाए तो अगस्त 1955 में दोनों मालक के दरमियान डिप्लोमेटिक यानी सफारती ताल्लुकात बहाल हुए थे। इसी तरह भारत के साथ भी नेपाल के ताल्लुकात आज़ादी के बाद से शुरू हो चुके थे। 1961 में नेपाल का पहला आइन बनाया गया था और इसमें इंडिया ने नेपाल की बहुत ज़्यादा मदद की थी। अपने कल्चर को लेके, अपने धर्म को लेके नेपाल और इंडिया में सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और बिहार और यूपी के कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पर रहन सहन और ज़ुबान तक भी एक है। इसके साथ साथ नेपाल और भारत को हम झोली भी कहा जाता है और इनका सबसे बड़ा एक दूसरे को फ़ायदा ये है कि नेपाल और भारत के लोग बग़ैर वीज़े के एक जगह से दूसरी जगह यानी कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आ जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लें कि चाइना ने नेपालियों के लिए सरेआम वीज़ा नहीं खोला हुआ और ये सिर्फ इंडिया के लिए नेपालियों को ऑफ़र है कि वो इंडिया में जहाँ मर्जी आ जाएं और जो मर्जी कारोबार करें और यहाँ से जाते हुए इंडियन रुपीस भी ले जाएं। लेकिन उसके बावजूद नेपाल की कुर्बत चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और वीडियो में तो ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताए गए हैं कि आने वाला वक्त तो बिल्कुल ऐसे बता रहा है कि नेपाल सच में चाइना की कॉलोनी बन जाएगा। और नेपाल का जो एक एजाज़ है कि वो आज तक किसी के अंडर नहीं रहे और आज़ाद रहे हैं, लगता यह है कि मुआशी तौर पर अपने डेप्ट ट्रैप में फंसा कर चाइना एक दिन नेपाल को अपनी कॉलोनी बना लेगा और बिल आखिर उसे इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। गो के इस वक्त नेपाल को दुनिया भर में एक आज़ाद मुल्क माना जाता है, लेकिन जिस तरह ये चाइनीज़ कर्ज़ों में और चाइनीज़ मईशत के चक्रों में भंवरों में फंसता जा रहा है, बिल्कुल इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब चाइना और नेपाल के साथ ट्रेड का ही एक माशी मामलात ही देख लें तो वो सच में हैरान कर देने वाले हैं कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का फ़र्क इतना ज़्यादा है। और नेपाल की मईशत, नेपाल की इकॉनमी हमेशा से ही
ट्रेड डेफिट्स यानी तजारती खसारे में रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइनीज़ ने इन्हें लत लगा दी है तजारती खसारा उठाने की। नेपाल इंडिया के साथ तकरीबन 1850 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। इसी तरह नेपाल चाइना के साथ तकरीबन 1400 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। और इन दोनों मुल्कों के, इन दोनों ताकतवर मुल्कों के बीच होने की वजह से नेपाल तजद्दुब का शिकार है। अगर वो एक तरफ चाइना की तरफ जाता है तो दूसरी तरफ उसे इंडिया की नाराज़गी देखनी पड़ेगी, और इसी तरह अगर वो एक हद से ज़्यादा इंडिया की तरफ आता है तो दूसरी तरफ जो वो चाइना से सहूलियात ले रहा है वो उससे छीन ली जाएंगी। तो बिल्कुल ये दो ताकतवरों के दरमियान फंस के रह गया है। लेकिन हालात ऐसे बता रहे हैं, पिछला गुजरा हुआ कुछ वक्त ऐसा बता रहा है कि चाइना की तरफ नेपाल का झुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और नेपाल अपनी मईशत को चाइना के हवाले कर चुका है, जो कि इंडिया के लिए एक लिहाज से ख़तरनाक खबर भी है, क्योंकि जितना ज़्यादा नेपाल में चाइना का असर बढ़ेगा वो इंडिया के लिए ख़तरा बनता चला जाएगा। इंडिया नेपाल का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है, जबकि चाइना नेपाल के साथ दूसरे नंबर पर आता है तिजारत करने के हिसाब से। तकरीबन नेपाल की 14% जो ट्रेड है वो चाइना के साथ होती है। लेकिन हैरानकुन तौर पर नेपाल चाइना को सिर्फ $15 मिलियन की एक्सपोर्ट करता है और चाइना से $1.7 बिलियन की इंपोर्ट करता है। तो ये बहुत बड़ा तिजारती खसारा है जो किसी सूरत भी ख़त्म नहीं हो सकता। और चाइना नेपाल की इस सूरत हाल का पूरा फ़ायदा उठाते हुए उसे अपने कर्ज़ों के जाल में फंसाता चला जा रहा है। और अब मामला सिर्फ इकानमी तक महदूद नहीं रह गए, बल्कि नेपाल में जो बनने वाली हुकूमत है शर्मा ओली की, उसको बनाने वाला भी चाइना है और अब उसे चलाने वाला भी चाइना है। तो चाइना का सियासी असर जो नेपाल में बढ़ रहा है वो यकीनी तौर पर इंडिया के लिए एक ख़तरा बन के सामने आएगा। नेपाल का वन चाइना पॉलिसी को मजबूती के साथ मानना इंडिया के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। इसके साथ साथ जो मोज़े तुंग की 5 फिंगर पॉलिसी है उसका एक जुज़ नेपाल भी है। हालांकि 3 इलाके इंडिया के अंडर आते हैं, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और 2 ममालिक हैं, भूटान और नेपाल। चाइना के लिए 5 फिंगर का ये जो सारा इलाका है स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और चाइना इस सारे इलाके के ऊपर अपना तसलसल कायम करना चाहता है। कहीं तो वो ये काम बागियों के ज़रिए करवा रहा है, कहीं वो अपनी फ़ौजों के ज़रिए करवा रहा है। हालांकि इन 5 इलाकों में 3 इलाके इंडिया के अंडर आते हैं और ज़्यादातर एरिया इन्हीं के पास है। लेकिन उसके बावजूद भूटान और नेपाल की वजह से इंडिया के लिए ख़तरा बढ़ रहा है। एक तरफ तो इंडिया को ये फ़ायदा हो रहा है कि उसका बॉर्डर डायरेक्ट नहीं है चाइना के साथ इन 2 ममालिक की वजह से, लेकिन दूसरी तरफ नुकसान भी है कि यहाँ पर अगर चाइना आके बैठ जाता है पक्के पाँव से तो वो बॉर्डर फिर इंडिया के लिए भी गैर महफूज हो जाएंगे। जिस तरह वीडियो ऑनर कह रहे थे कि फिर अपने नेपाल और इंडिया बॉर्डर को महफूज बनाने के लिए इंडिया को बड़े पैमाने पर वहाँ पर बॉर्डर फोर्स तैनात करनी पड़ेगी, असला पहुँचाना पड़ेगा और फिर से इंडिया के लिए एक अच्छी खासी कमी महसूस की जाएगी आर्मी की। तो इसलिए नेपाल चाइना इस सूरत हाल का पूरा फ़ायदा उठाते हुए, नेपाल की कमज़ोर माशी सूरत हाल का पूरा फ़ायदा उठाते हुए उसे जो माशी दलदल में धकेल रहा है, तो यकीनी तौर पर उसका नतीजा वो अपने हक़ में ही अखज़ करेगा। और नेपाल और चाइना समझता है कि क्वाड में जो इंडिया, जापान और अमेरिका जैसे चाइना के दुश्मनों के साथ मिला हुआ है, उसका जवाब देने के लिए चाइना ने इस इलाके का इंतखाब किया हुआ है। चाइना की मुदाखलत नेपाल में सिर्फ सियासत और मईशत तक नहीं है, बल्कि नेपाल को चाइना अपनी 4 सी पोर्ट दे रहा है तिजारत के लिए, क्योंकि नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है और उसका निर्भर या तो चाइना के ऊपर होगा या इंडिया के ऊपर होगा। और खटमंडू से जो करीब तरीन समुद्री बंदरगाह है वो शेंजन की, वो भी तकरीबन 2400 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि उसके बरक्स हल्दिया की बंदरगाह जो तकरीबन नेपाल से खटमंडू से सिर्फ 850 किलोमीटर के फासले पर है, नेपाल के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन उसके बावजूद चाइना उसे अपने सी पोर्ट्स की तरफ बुला रहा है, जिसकी सादी सी वजह यह है कि चाइना चाहता है कि नेपाल उसकी झोली में आ जाए और उसके मामलात उस तरह ही चलाए जिस तरह चाइना चाहता है। और बिल आखिर चाइना एक दिन इस इलाके पर काबज़ होके इंडिया के लिए ख़तरे का बायस बनेगा और ये बॉर्डर और खुदा न खास्ता आने वाले वक्तों में नेपाल, चाइना और इंडिया की प्रॉक्सी वार का हिस्सा भी बन सकता है। लेकिन हालात इस नैच तक नहीं आने चाहिए और नेपाल की हुकूमत को एक खुद मुख्तार हुकूमत के तौर पर दोनों ममालिक के साथ अपने तल्लुकात को बराबर लेके चलना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल नेपाल, चाइना और इंडिया जैसी उभरती हुई बड़ी ताकतों के दरमियान में आके फंस चुका है और उसे इन दोनों ममालिक के साथ अपने सफारती तल्लुकात भी रखने और अपने तिजारती तल्लुकात भी। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।